हेलो बच्चों, आरएस साइंस मंत्र यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र की कि इसमें किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। जैसे विज्ञान विषय की बात करें तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। एमसीक्यू टाइप के 12 क्वेश्चन 12 अंक के, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे। 6 प्रश्न आएंगे, 1 नंबर का होगा और ये कुल 6 अंक के होंगे। इसी प्रकार वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी 12 प्रश्न आएंगे जो कि 12 अंक के होंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना होता है, 12 प्रश्न 2 अंक के हिसाब से 26 अंक। लार्ज क्वेश्चन 4 और 3 अंक से 12। इसी प्रकार से वेरी लार्ज 3 प्रश्न 4 अंक के 12। कुल हमारे पास में 80 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 80 में से 80 किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, इसलिए हम आज की इस मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पूरे मॉडल पेपर को किस प्रकार के प्रश्न हैं। और ये जो मॉडल पेपर है बहुत ही खास है, जिसमें से ज़्यादातर प्रश्न हैं बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, थायरोक्सिन का निर्माण किस तत्व की थायरोक्सिन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो थायरोक्सिन पता ही है हमें, थायरोक्सिन हार्मोन बनता है थायराइड ग्रंथि में। किस तत्व की आवश्यकता होती है, आयोडीन की। पता है ना, आयोडीन का रंग कौन सा होता है, चमकीला नीला। अगला प्रश्न देखते हैं, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सी है इकाई इसकी, तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। लेंस जो बनाते हैं उस लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, वो कौन से पदार्थ हैं। तो ध्यान रखना, हमेशा मिट्टी का प्रयोग है, वो लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। लघु पतन हमें पता है, जब कोई हम कह सकते हैं कि धनात्मक जो तार है, यानी जो करंट वाली जो तार है, वो कभी ऋणात्मक यानी हम कह सकते हैं कि उदासीन तार के जब संपर्क में आती है तो दोनों में क्या हो जाता है, लघु पतन हो जाता है। जिससे क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का मान यानी अतिभारण बढ़ जाता है। अर्थात हम कह देंगे विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, एक कांच की स्लेब की क्षमता होती है। कांच की जो स्लेब होती है, ये देखो इस तरह से जब हम अपवर्तन को पढ़ते हैं तो अपवर्तन में क्या होता है, आने वाली किरण है वो क्या इसमें सीधी न निकल कर क्या है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये था ना अपने पास में। तो उस कांच की जो स्लेब है उसकी क्षमता कितनी होती है, तो ध्यान रखना 0 होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है R1, R2 और R3, 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, ये पूछा गया है। हमें पता है समांतर क्रम में जब प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, R1/R अपॉन इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसलिए इस तरह का जो आंसर है वो कौन सा है, बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, दिक् परिवर्तक या विभक्त वलय का प्रयोग नहीं होता है। तो दिक् परिवर्तक या विभक्त वलय का प्रयोग किस इंस्ट्रूमेंट में नहीं होता है। तो देखो, दिश धारा जनित्र में होता है, मोटर में होता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में क्या होता है, दिक् परिवर्तक के क्या होते हैं, सर्पीय वलय लगे होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लार में एंजाइम उपस्थित होता है। लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, ध्यान रखना, टायलिन।
अगला प्रश्न है, जब F1PD का संकरण किसी भी जनक से करवाया जाता है तो उसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, हमारे पास में F1PD, देखो अपने पास में क्या होते हैं, एक लंबा और एक बोना पौधा, दोनों के बीच में क्या कराते हैं, क्रॉस। क्या बनता है हमारे पास में F1PD में, T और T बनता है। ये हमारे पास में क्या है, F1PD। अब इस F1PD का क्रॉस किसी भी जनक से कराया जाता है तो उसे कहते हैं। अब देखो हमारे पास में एक होता है टेस्ट क्रॉस, एक व्युत्क्रम क्रॉस और एक हमारे पास में संकर पूर्वज क्रॉस। इसमें क्या होता है कि किसी भी, जब F1PD का क्रॉस किसी भी जनक से अगर हम करवा दें हमारे पास में अप्रभावी के साथ में, तो वो हमारे पास में है टेस्ट क्रॉस। इसी प्रकार से इसको बदल के करवा दें तो हो जाता है हमारे पास में संकर पूर्वज क्रॉस, और इसका उल्टा कर दें तो वो होता है हमारे पास में व्युत्क्रम क्रॉस। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का क्रॉस सभी में होता है, अर्थात टेस्ट क्रॉस, व्युत्क्रम क्रॉस और संकर पूर्वज क्रॉस। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी विलयन की, अम्लीय विलयन की पीएच होती है। हमें पता है पीएच, सबसे पहले पता होना चाहिए पीएच होती क्या है। पीएच शब्द किसने दिया था, पीएच शब्द जो दिया था वो दिया था सोरेनसन ने, सोरेनसन ने दिया था। और पीएच क्या होती है, किसी पदार्थ की अम्लता क्षारीयता का पैमाना है। कितने अंक होते हैं इसमें, 0 से लेकर कुल 14 अंक होते हैं। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल यानी उदासीन। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसने बात की है अभी अम्लीय पीएच। अम्लीय का जो पीएच होगा वो कितना होगा, 7 से कम होगा। इसका मतलब यहाँ पर 7 से कम एक ही हमारे पास में है, वो है 4। तो उत्तर हो जाएगा इसका 4 यानी डी ऑप्शन आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, जेनेटिक शब्द किसने दिया। जेनेटिक शब्द किसने दिया, ध्यान रखना, बैटसन ने। किसने दिया, बैटसन ने। अगला प्रश्न है, किस प्रभाव के कारण पानी के पेंदे में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है। हमें पता है कि तारों का टिमटिमाना, सिक्का का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पेंसिल का पानी में रखे हुए मुड़ा हुआ दिखाई देना, किसका उदाहरण है, सारे के सारे अपवर्तन की घटना के उदाहरण हैं। इसके बाद आते हैं अगले 6 प्रश्न, जो क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो पहला प्रश्न है हमारे पास में, मछली के श्वसन अंग रिक्त स्थान कहते हैं। श्वसन अंग को क्या कहते हैं, ध्यान रखना, गिल्स। क्या कहते हैं, गिल्स। दूसरा है हमारे पास में, नमामि गंगे परियोजना का शुभारंभ कब हुआ, यानी नमामि गंगे परियोजना का आरंभ रिक्त स्थान में हुआ 2014 में। ध्यान रखना बच्चों, जो प्रश्न आए उनको पहले हल करना होता है और सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करना होता है। अगला है, प्रकाश का वेग में सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग किस में अधिक होता है, ध्यान रखना, निर्वात में। किस में अधिक होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। अब है, किलोवाट घंटा रिक्त स्थान का मात्रक है। किसका होता है मात्रक, याद कीजिए, यूनिट का। इसका मात्रक है, यूनिट का मात्रक है किलोवाट घंटा। फिर है, जीवाश्म ईंधन जलाने पर रिक्त स्थान प्रदूषण उत्पन्न होता है। देखो कोई भी चीज़ जलाई जाती है तो धुआं उत्पन्न होता है मुख्यतः। तो हमें पता है धुएं से कौन सा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण। उसके बाद में है, रिक्त स्थान का कार्य अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। देखो इसमें 2 बातें आ सकती हैं। यदि वहाँ पर दिया हुआ है मेडुला, तो आप इसका उत्तर क्या भरोगे, मेडुला। या फिर वहाँ पर दिया हो सकता है क्या, अनुमस्तिष्क। क्या दिया होता है, अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क का काम क्या है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कर। तो ये थे बच्चों 6 रिक्त स्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब आते हैं अपने पास में लघुतरात्मक प्रकार के, यानी अति लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्न आते हैं। और ये कितने प्रश्न आते हैं, 12। प्रत्येक प्रश्न है 1 अंक का, तो कुल 12 अंक भार बन जाता है इनका। बहुत ही इजी प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं, कॉलीफॉर्म क्या है। कॉलीफॉर्म पता हो बच्चों, जीवाणुओं की एक समूह है
जो क्या करता है, मेनली याद रखना, गंगा की जल सफाई में और मनुष्य की आंत में भी पाया जाता है। तो कोई भी एक लाइन आप लिख सकते हो। उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य बताना है। देखो ये हार्मोन्स महिलाओं में यानी मादा में पाया जाता है, जिसका कार्य है दूध ग्रंथियों का विकास करना। अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ध्यान रखना, किस क्रम में जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों की सूची बनाइए। 3 स्रोत जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सामान्यतः अगर बात करें हम घरों में देखते हैं पंखा, तो क्या है हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोत हैं। एक तो मैंने बता दिया क्या, पंखा। इसी प्रकार से विद्युत मोटर, ठीक है, इसी प्रकार से विद्युत जनित्र, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, समवर्ती अंगों के 2 उदाहरण बताइए। समवर्ती का मतलब है जिनके कार्य समान हो, कार्य क्या हो, समान हो, जबकि उत्पत्ति क्या हो, भिन्न हो। तो ऐसे अंग क्या कहलाते हैं, समवर्ती अंग कहलाते हैं। तो इन समवर्ती अंगों की बात करें हम, तो कीटों के जो पंख हैं, कीटों के जो पंख हैं वो भी उड़ने का कार्य करते हैं। चमगादड़ के जो पंख है वो भी उड़ने का कार्य करते हैं। तो इसका मतलब वो अंग क्या हैं, समवर्ती हैं। अगला प्रश्न है, 2 मिश्र धातुओं के नाम दीजिए। मिश्र धातुओं में देखो बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, पीतल, कांसा, सोल्डर, ये सारी की सारी क्या है, मिश्र धातुएं हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? देखो बहुत ही इजी प्रश्न है। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक प्रकाश की चाल है वो एक माध्यम में और प्रकाश की चाल है दूसरे माध्यम में, यानी दो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं? म्यू के द्वारा लिखते हैं। और ध्यान रखना, हीरे का वर्तनांक कितना होता है? कई बार प्रश्न पूछा गया है, 2.43। और वाटर का कितना होता है? वाटर का होता है 1.33। तो याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न है, नर व मादा हार्मोन के नाम लिखने हैं। तो नर में ध्यान रखना कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। और मादा में कौन सा होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? चालक का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध को लिखते हैं अपने किससे? आर से। और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम, है ना। तो ये किस पर निर्भर करता है, किन कारकों पर? हमें कहते हैं कि प्रतिरोध है वो तार की लंबाई की, तो क्या होता है? समानुपाती। जबकि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। और तीसरा होता है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति। इन 3 मुख्य कारकों पर क्या करता है? ये निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखने हैं। तो देखते हैं क्या, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग। एक तो देखो हमें पता है कि वाहनों के जो पश्च दृश्य होता है, पीछे का दृश्य होता है, उसे देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते। जैसे बाइक में साइड में लगा होता है तो पीछे के दृश्य को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। दूसरा जो होता है, दूसरा क्या है, अगर कोई ऊंची मीनार है, कोई बड़ी हमारे पास में बिल्डिंग बनी हुई है, उसको देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण को करते हैं। अगला प्रश्न है, लघु पतन किसे कहते हैं? लघु पतन के बचने के लिए उपाय बताओ। देखो सबसे बड़ी बात है, लघु पतन क्या है? क्या लघु पतन क्या है? जब कोई, हम कह सकते हैं, करंट की तार यानी कोई धनात्मक तार है किसी ऋणात्मक के संपर्क में आती है, तो दोनों में क्या है? अति भारण बढ़ जाता है, जिससे क्या है, घरों में क्या है, संयंत्र जलते हैं, जल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं लघु पतन कहते हैं। लघु पतन से बचने के लिए उपाय बताएं हम।
उपाय, सबसे पहले तो हमें घरों में क्या रखने चाहिए, फ्यूज़ रखने चाहिए, फ्यूज़ लगाने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात क्या है, लघु पतन से बचने के लिए तारों पर क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र व दिष्ट धारा जनित्र में अंतर बताओ। देखो, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, ये क्या काम आता है, दोनों ही वैसे जनित्र हैं, इसका मतलब धारा की उत्पत्ति दोनों ही करते हैं, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है वो तो क्या करता है, अल्टरनेटिव करंट को उत्पन्न करता है, जबकि दिष्ट धारा जनित्र है वो डीसी करंट को उत्पन्न करता है। दूसरी बात, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के अंदर क्या होते हैं, सर्पी वलय क्या लगे होते हैं, सर्पी वलय लगे होते हैं, जबकि दिष्ट धारा जनित्र में क्या लगे होते हैं, कंप्यूटेटर्स लगे होते हैं, कंप्यूटेटर लगे होते हैं। ये मुख्य अंतर है इनमें, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में। इसके बाद में है 50 शब्दों की सीमा वाले प्रश्न, यानी जिन्हें हम कह सकते हैं लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्न। ये 13 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक अंक का प्रश्न का भार होगा 2 अंक, कुल कितना भार होगा, 26 अंक। तो पहला प्रश्न देखो, अपमार्जक किसे कहते हैं, परितंत्र में क्या भूमिका है। अपमार्जक क्या है, सबसे पहले तो ध्यान रखना कि अपमार्जक हैं क्या। अपमार्जक ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो गड़े सैले पदार्थों का अपघटन कर देते हैं। फिर उनकी भूमिका क्या है ये भी पता होना चाहिए। परितंत्र क्या होता है, परितंत्र क्या है, जैविक और अजैविक घटकों का मिश्रण है। या हम कह सकते हैं हमारे आसपास के जो भी सब चीज़ें हैं उनको मिलाकर क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। अब परितंत्र में भूमिका क्या है, तो अपमार्जक क्या करते हैं, गड़े सले पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन कर देते हैं और हमारे परितंत्र को क्या कर देते हैं, ये शुद्ध कर देते हैं। शुद्ध करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी प्रकार से भर्जन व निस्तापन में अंतर, भर्जन में क्या होता है, ये तो क्या है, वायु की उपस्थिति में करवाते हैं, ये वायु की अनुपस्थिति में करवाते हैं। इसमें क्या होता है, सल्फाइड एक्सकों के लिए होता है मेनली, ये कार्बोनेट्स के लिए होता है मेनली। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंपल सा। अक्षेपण क्रिया क्या होती है, अक्षेपण क्रिया ऐसी विक्रिया जिनमें अभिक्रिया के दौरान बना हुआ उत्पाद है वो अक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। जैसे हमारे पास में क्रिया भी है कि हम बेरियम सल्फेट की क्रिया किससे करवाते हैं, NaCl से करवाते हैं, तो क्या बनता है, बेरियम जो सल्फेट है वो अक्षेप के, बेरियम क्लोराइड है वो हमारे को अक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। फिर क्या, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का मतलब क्या है, यहाँ पर जब चुंबक व कुंडली के बीच में क्या करवाते हैं, सापेक्ष गति करवाते हैं, तो वहाँ पर क्या उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। और इसे चित्र के द्वारा बताना है तो एक आप क्या बना देना, कुंडली, और एक क्या बना देना अपने चुंबक। जब इसके पास में लेके जाते हैं तो विक्षेप उत्पन्न होता है, यानी चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण में राजस्थान के योगदान का विवेचना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान का योगदान। देखो, या तो सीधा पूछ लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में किन किन आंदोलन हुए उनके बारे में चर्चा कीजिए, या पूछ लेते हैं राजस्थान का क्या योगदान है। तो राजस्थान का ध्यान रखना, खेजड़ली गांव में अमृता देवी के नेतृत्व में क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था, और जहाँ पर 363 बिश्नोई समाज की महिलाओं ने क्या कर दिया था, बलिदान दिया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय का नामक चित्र बनाना है और उसकी कार्यविधि लिखनी है। इसी प्रकार सिर का कौन सा भाग संतुलन व अनुरक्षण का कार्य करता है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे इसे पूछा जाए संतुलन व अनुरक्षण कार्य कौन करता है, तो ध्यान रखना मस्तिष्क। इसका चित्र भी याद होना चाहिए मस्तिष्क का। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित करना है। फिर गोलीय दर्पण की प्रकृति और फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखना, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी जो होती है, ये देखो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सीधा ध्यान रखना, तो फोकस दूरी इसने पूछी है तो सीधा सीधा अपने क्या लगा देंगे, फॉर्मूले को लगा देंगे। तो 24/2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर।
और वक्रता त्रिज्या होती क्या है? केंद्र से लेकर दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लिखते हैं आर के द्वारा। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण का सूत्र। बिल्कुल सिंपल है, कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O। पीओपी, सॉरी ये पीओपी का सूत्र है क्या? कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। ये तो है किसका? पीओपी का। अगर विरंजक चूर्ण की बात करें, इसका सूत्र है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इनके उपयोग की बात देखें तो विरंजक चूर्ण पता है हमारे को किस में प्रयोग करते हैं? जल को शुद्धिकरण में करते हैं। इसी प्रकार से हम कहें रंजक उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। पीओपी की बात करें अपन तो हड्डियों को जोड़ने के लिए, चौक बनाने में, पोल्ट्री उद्योग में, इस तरह से सारे इनके उपयोग पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रकाशीय रासायनिक विक्रिया। पता है जो विक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं वो प्रकाशीय रासायनिक विक्रिया। जैसे हम कह सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको हम क्या करें सूर्य के प्रकाश में लेके चलें तो सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है अंतःस्रावीय ग्रंथियां किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखना बच्चों। जितने भी इस प्रश्न पेपर के अंदर प्रश्न दिए हुए हैं, यदि आप इनको एक बार अध्ययन कर लेते हो तो मान के चलिए बहुत सारे प्रश्न हैं वो आपके हल हो जाएंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां जो अपना स्राव सीधा क्या करती हैं? रुधिर में करती हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां थी? देखो हमारे पास में हाइपोथैलेमस है, प्यूस है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, एड्रिनल ग्रंथि है। तो बहुत सारी हमारे पास में क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। इनके कार्य भी आप पढ़ोगे। अगला प्रश्न आता है डॉक्टर है वो आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों देता है? हमें पता है क्योंकि आयोडीन युक्त नमक तो हम खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न करने का कार्य करता है। और वो कब होता है? जब आयोडीन होगी तो ये हार्मोन उत्पन्न होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और थायरोक्सिन कमी से क्या होगा? क्या रह जाएगा बंदा? बोने रह जाएंगे। फिर है पादपों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो ध्यान रखना, पादपों में कुछ समन्वय करने के लिए कोई विशेष प्रकार के अंग तो होते नहीं हैं, अतः उनमें रासायनिक समन्वय के लिए क्या होता है? हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। और कौन कौन से हमें पता है हार्मोन्स? ऑक्सिन है, जिबरलिन है, इसी प्रकार से इथाइलिन है, एब्सिसिक है। तो एक बहुत प्रकार के 4-5 प्रकार के हार्मोन्स हैं जो पादपों में क्या करते हैं? समन्वय का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखें, देखो 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाए? अब जोड़ के देखना है बार बार। और कितना प्रतिरोध मिले? कितना मिले हमारे को? 4 ओम। तो कैसे मिलेगा? तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को तो जोड़ दें किस क्रम में? समानांतर क्रम में। तो इनका प्रतिरोध 1/3 प्लस 1/6 कर देंगे तो हमारे पास में उत्तर आ जाएगा कितना? उत्तर हमारे पास में आ जाएगा कितना? आ जाएगा हमारे पास में, निकालते हैं यहाँ से तो 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 + 1 कितना आ गया? 3/6, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2 ओम आ गया। अब 2 ओम तो ये हो गया और 2 ओम ये बचा हुआ है। इन दोनों किस क्रम में जोड़ देंगे? श्रेणी क्रम में। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा? हम किस प्रकार से जोड़ेंगे इनको? किस प्रकार से जोड़ेंगे? अब 3 और 6 वाले को तो हम देखो पहले 2 बड़ा दिया हुआ है तो इसको हम जोड़ देंगे किसमें? ये 2 बड़ा, ये तो है श्रेणी क्रम में, और ये दोनों क्या जोड़ देंगे हमें? समांतर क्रम में जोड़ देंगे। यहाँ पर 3 बड़ा और यहाँ पर 6 बड़ा, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? हम क्या लिखेंगे कि 3 और 6 वाले को तो जोड़ेंगे हम समांतर क्रम में और इसको जोड़ेंगे हम श्रेणी क्रम में। अगला प्रश्न देखो, ओम के नियम को परिभाषित करो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका प्रयोग ही सत्यापन करना है। ध्यान रखना, पता है ना ओम के नियम को कैसे परिभाषित करना है? क्या होता है? बी बराबर है बी प्रोपोर्शनल टू आई, यानी बी बराबर क्या था? आई आर। प्रयोग स्थापन के लिए हम चित्र बनाया था, पता हो आपको? ये देखो इस तरह से बनाते हैं अपने, है ना? यहाँ पर क्या है? बैटरी, यहाँ पर रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर, सब कुछ लगाकर ये क्या है? रियोसेट, है ना? इस तरह का हम चित्र बनाकर क्या करेंगे? इसका प्रायोगिक सत्यापन करेंगे।
अगला प्रश्न है अपवर्तन किसे कहते हैं। हमें पता है जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह सीधी जाने की बजाय अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, किरण चित्र बनाना है तो किरण चित्र इस तरह से बना देना, आने वाली किरण और इधर अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ठीक है ना, सीधी सीधी नहीं जा पाएगी। इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, एक 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। यानी देखो अवतल है तो इस तरह से बना लेंगे हम, और इसमें क्या है, क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर, और उसके सामने क्या है 6 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा हुआ है, एक वस्तु रखी हुई है इस तरह से। ठीक है, अब क्या है इसका एक तो बनाना है किरण चित्र, फिर हमें क्या है प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। अब ध्यान रखना है इस बात का, देखो वैसे अगर सॉल्व करें इसको तो हमारे पास में दर्पण का सूत्र लगा लेना, 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/u प्लस 1/v प्लस, इनको जोड़कर क्या कर लेंगे हम, क्या निकाल लेंगे यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, v को निकाल लेंगे प्रतिबिंब की दूरी, जो हमारे पास में कितनी आ जाएगी 6 ही आ जाएगी, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं फोकस दूरी कितनी है हमारे पास में 3 और इसकी दूरी कितनी है हमारे पास में 6, इसका मतलब फोकस दूरी का ये दुगना है। ठीक है, इसका मतलब वक्रता केंद्र की बात हो रही है यहाँ पर, और वक्रता केंद्र पर जब कोई वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है सदैव उल्टा और समान होता है, तो इस तरह से हमारे पास में क्या बन जाएगा, चित्र बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। बहुत इजी सा प्रश्न है, इसकी दो मेन बातें हैं। एक बात तो ये है कि सक्रियता श्रेणी में क्या होता है, ये सबसे नीचे आते हैं और ये आसानी से क्रिया नहीं कर पाते हैं, यानी अक्रियाशील होते हैं। एक बात तो है ये। दूसरी बात क्या है, ये मुलायम होते हैं, इनको आसानी से पिघलाकर क्या किया जाता है, आभूषण बनाए जा सकते हैं। इसी प्रश्न का बी पार्ट है, सोडियम व पोटेशियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। हमें पता है क्योंकि सोडियम व पोटेशियम अति ज्वलनशील होते हैं, जैसे ये वायु या जल के संपर्क में आते हैं तो तुरंत क्या है, जल उठते हैं, इसलिए इनको बचाने के लिए क्या करते हैं, केरोसिन के अंदर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, एक तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना है और उसके कार्यों का वर्णन। तंत्रिका कोशिका चित्र बनाते हैं अपने, पता है ना, इस तरह से वो बनाते हैं, इसमें बता देना प्रवर्ध क्या होते हैं, तंत्रिका कोशिका केंद्र क्या होते हैं, सारी बातें एक जोन वगैरह सारी बातें चीज़ें हैं वो बना देना। अगला प्रश्न है, मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, आरेख बनाकर समझाना। बहुत ईजी प्रश्न है। मानव लिंग निर्धारण में कितना होता है हमारे पास, हम कहते हैं कि मानव में कितने जोड़ी, हम कहते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि 23 क्या होते हैं, जोड़ी होते हैं। अगर हम इसको दिखाएं हम तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 44 प्लस x ये तो मादा में, और 44 प्लस xy क्या है, नर में है। अब जब क्या है निर्धारण के समय क्या होता है, ये क्या बन जाएंगे हमारे पास में, ऐसे कह सकते हैं हम 22 प्लस x और 22 प्लस x। इसी प्रकार से ये 22 प्लस x और ये 22 प्लस y इस प्रकार से बनते हैं। जब इनमें क्रॉस होता है तो हमारे पास में कितने 50% क्या होती है, संभावना होती है मेल और फीमेल बच्चे होने की। अगला प्रश्न देखो, बहुत इजी प्रश्न है, देखो 3 नंबर में है, इसका मतलब ये भी 1.5 अंक का है और ये भी क्या है 1.5 नंबर का है। ये क्या है, पहला प्रश्न, धमनी और शिरा में अंतर। धमनी पता है हमारे को, इसकी भित्ति क्या पतली होती है, इसकी भित्तियाँ मोटी होती है। दूसरी बात क्या है, इसमें शुद्ध रक्त होता है और इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, सिंपल सा अंतर। फिर है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करते हैं। और इसमें क्या होता है, अच्छा दूसरी बात क्या है, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जबकि प्रकाश श्वसन जो अभिक्रिया है, इसमें भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और हमें मिलते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, साथ में ऊर्जा निकलती है। तो इसलिए हम कहते हैं ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। समीकरण लिखना है, आसानी से समीकरण लिख देना। अगला प्रश्न है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं
एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं? देखो हमेशा ध्यान रखना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, क्योंकि इनसे हम क्या है स्पर्श रेखाएं, एक तो क्या है स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, दूसरा ये भी है क्योंकि ये एक बंद वक्र में होती हैं, तो ये कभी किसी को काटती नहीं है, यानी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है, परिनलिका किसे कहते हैं? आप सचित्र बनाते हुए इसका उपयोग समझाना है। देखो परिनलिका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर वहाँ भी पूछा जा सकता है और यहाँ भी क्या है 2 नंबर में पूछा हुआ है। तो क्या होता है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे की तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली क्या होती है, कुंडली होती है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, चुंबक बनाने में किया जाता है। जैसे इस तरह से बनानी है आपको कुंडली, ठीक है ना, इस तरह से कुंडली बनाना और इसमें क्या रख देते हैं, जिसको चुंबक बनाना है उसको अंदर रख देते हैं। जैसे चुंबक बनाने के लिए क्या काम में लेते हैं, इस्पात काम में लेते हैं, लोहा काम में ले सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का चित्र बनाना है, उसकी कार्यविधि समझानी है। इसी प्रकार से किसी एक्स पदार्थ का उपयोग स्फेदी करने में, पता है कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है और स्फेदी करने के बाद में क्या बनता है, जल से क्रिया करने के बाद में कैल्शियम है हाइड्रोक्साइड बनता है ना। उसके बाद में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल प्रश्न दे रखा है, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखनी। नाम दे रखे हैं कि ये देखो बेरियम क्लोराइड है, क्या है, बेरियम क्लोराइड लिखना है, फिर एल्यूमिनियम सल्फेट लिखना है। ये देखो एल्यूमिनियम, ये हमारे पास में क्या है, सल्फेट। ध्यान देना, इस पर आवेश 2 होता है इसलिए यहाँ पर 2, इस पर आवेश 3 होता है इसलिए यहाँ पर 3। अब क्या बन रहा है हमारे पास में, ये बेरियम सल्फेट बनेगा और ये क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखो संतुलित की बात है, एल्यूमिनियम कितने हमारे पास में, यहाँ पर 2 है, ये देखो, तो हमारे पास में एल्यूमिनियम कितने हो गए 2। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर देखिए हम Cl कितने हो गए, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितने 2 हैं, इसलिए 3 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगी, बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देखें तो बेरियम भी 3 हो गया और सल्फेट भी कितने हैं 3, तो इसके आगे क्या लिख देंगे हम 3। इस प्रकार से अभिक्रिया को संतुलित करके लिखते हैं। अगला देखो सोडियम की जल से क्रिया। अब देखो सोडियम है, इसकी जल से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना, और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले धातु को देखो, सोडियम है, सोडियम पूरी है यहाँ पर। अब अपन देखते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है 1 है। अब अपने क्या है, हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर 2 है और एक 3 है, लेकिन यहाँ पर कितनी है 2 है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 और 2 अगर यहाँ पर लगा दें तो कितनी हो जाएगी 4। तो हाइड्रोजन कितनी होगी हमारे पास में 2 और 2 4। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर तो हाइड्रोजन तो 4 हो गई, ऑक्सीजन भी 2 हो गई, अब सोडियम 2 हो गया, तो सोडियम को भी क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार से अगली विक्रिया है जिंक है, और जिंक की विक्रिया किससे करवानी है, सल्फ्यूरिक अम्ल से। अब ध्यान रखना सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र भी पूछा जा सकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। तो क्या बनेगा हमारे पास में, ये देखो जिंक सल्फेट और साथ में क्या बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। पूरा करते हैं, जिंक है, एक जिंक है, उसके बाद में सल्फेट की बात करें सल्फेट पूरे हैं, ऑक्सीजन पूरी है, हाइड्रोजन की बात करें 2, यानी सब कुछ पूरा है। ये कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। अगला देखो, इसी में अगला पॉइंट है कि कॉपर सल्फेट, इसकी क्रिया जिंक से, और पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, ये प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रक्रिया को रेडॉक्स प्रक्रिया भी कहते हैं, इसे हम विस्थापन प्रक्रिया भी कहते हैं। देखो जिंक क्या करेगा, क्योंकि इसकी सक्रियता ज़्यादा है इसलिए ये क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटा देगा, तो क्या बनेगा जिंक सल्फेट और साथ में क्या बन जाएगा, कॉपर। इस प्रकार से हम इन सभी क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। बच्चों इस पेपर को 1 बार 2 बार रिवाइज ज़रूर करो, क्योंकि इस पेपर में से बहुत सारे प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला पेपर मैं और लेके आ रहा हूँ ताकि आप विज्ञान विषय में अच्छे से अच्छे अंक हासिल
कर सकें। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।